नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल किया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक वीडियो में मैंने पीजीटी नागरिक शास्त्र 2021 के क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण व्याख्यात्मक व विश्लेषणात्मक हल प्रदान किया था। आज की इस वीडियो में मैं नागरिक शास्त्र प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को व्याख्यात्मक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय कानून, दूसरा है राष्ट्रीय हित, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तनीय हित, चौथा है शांति समझौता। तो विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? ये करता है राष्ट्रीय हित। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण राष्ट्रीय हित कहलाता है। राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंधों में सुरक्षित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन है पॉल सिवरी, फ्रेडरिक एल शूमैन, फ्लोरेंस इलियट था क्रुश्चेव। तो द कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक हैं फ्रेडरिक एल शूमैन। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक फ्रेडरिक एल शूमैन है। इसमें शीत युद्ध के विषय में वर्णन किया गया है। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच बगैर हथियारों के लड़ा गया एक युद्ध था, जिसमें दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने को शक्तिशाली प्रदर्शित करने का प्रयास किए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया है? ऑप्शन है रूजवेल्ट, बी है नेहरू, सी है चर्चिल तथा डी है स्टालिन। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को बनाया है रूजवेल्ट ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन तथा चर्चिल ने हिस्सा लिया था। इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 थे, जबकि वर्तमान में 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया? ऑप्शन है 1995, 1997, 1996 तथा 1998। तो सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था वर्ष 1995। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षेस के निर्माण का आरंभिक प्रस्ताव बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके सदस्य देश भारत हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान तथा 8वें सदस्य के रूप में 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन 1995 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? ऑप्शन है उदार दर्शन, धर्म दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन और या लोकतांत्रिक दर्शन। तो वर्तमान दशकों में नहीं, चीन की स्थापना के बाद से ही, वर्ष 1948 के बाद से ही, हमेशा से ही चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन है। डेंग सियाओपिंग के बाद ये चीन में आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। डेंग सियाओपिंग के बाद चीन की विदेश नीति में आधुनिकीकरण व आर्थिक विकास पर तीव्र बल दिया गया। इसलिए चीन की विदेश नीति में वर्ग संघर्ष के बजाय समाजवादी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व उदारीकृत करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है बजट, प्रशासनिक कानून,
सी संगठन या अनुशासन। तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व जो है वो है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन जो है मेन एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक अवरोध शामिल नहीं, या व्यक्तिगत अवरोध शामिल नहीं, या तकनीकी अवरोध शामिल नहीं, या भाषा संबंधी अवरोध शामिल नहीं है। तो स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है तकनीकी अवरोध। ऑप्शन सी जो है वो सही है, तकनीकी अवरोध शामिल नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों को शामिल किया गया है, जिसमें शारीरिक, व्यक्तिगत व भाषा संबंधी को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, या यूके प्रशासनिक प्रणाली का, या भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का, या स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक प्रणाली का। तो स्वतंत्र नियामकी आयोग जो है ये अद्वितीय नवाचार है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? ए ऑप्शन है कृषि निर्माण, सी ऑप्शन है कोष नियंत्रण, बी ऑप्शन है कार्यकारी निर्देश, या डी ऑप्शन जो है वो भर्ती है। तो चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक, सिलेक्शन में सबसे पहले होती है भर्ती। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती है। किसी भी प्रकार के चयन में पहली सीढ़ी भर्ती को माना जाता है। कोष नियंत्रण का संबंध राजकीय कोष से है। नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश दोनों सरकार के कार्यकलापों से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? स्थानांतरण, या पदोन्नति, या प्रशिक्षण, या प्रेरणा। तो नई भर्ती सिविल सेवकों के दोष व कमियों को दूर करता है प्रशिक्षण। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग के माध्यम से सिविल सेवकों के, नवनियुक्त सिविल सेवकों की दोष व कमियों को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? वरिष्ठता सिद्धांत, या योग्यता सिद्धांत, या श्रेणी निर्धारण सिद्धांत, या अनुशासन सिद्धांत। तो पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है और आज भी काफ़ी प्रभावी है, ये है वरिष्ठता सिद्धांत। सीनियरिटी बेस पर जो पदोन्नति होता है आज भी प्रचलित है और पुराने समय में भी प्रचलित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति करता है, या मंत्रिमंडल करता है, या गवर्नर करता है? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। अतः राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? ऑप्शन है प्लेटो, अरिस्टोटल, कौटिल्य, या आरजे गेटेल। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन अरस्तु, ये ऑप्शन सी होगा, अरिस्टोटल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉलिटिक्स अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके प्रथम भाग में उसने यह सिद्धांत दिया कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। जो कोई राज्य में नहीं रहता वह या तो निरा पशु हो सकता है या अतिमानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? ऑप्शन है भूभाग, सरकार, जनसंख्या, या संप्रभुता को। तो राज्य का जो आत्म तत्व है या राज्य की जो आत्मा है वो है संप्रभुता। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य का आत्म तत्व संप्रभुता को माना जाता है। संप्रभुता का जनक हाब्स को माना जाता है। टॉमस हाब्स का कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है। हाब्स एकल समझौते की बात करता है जबकि लॉक 2 समझौते की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है प्लेटो, सी है बेंथम, बी है हॉब्स, डी है बर्ग। तो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं हॉब्स, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हॉब्स मानता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्म संरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। हॉब्स का कहना है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अविभाज्यता विशेषता नहीं है, या निरपेक्षता नहीं है, या अस्थायी नहीं है, या व्यापक नहीं है। तो संप्रभुता की विशेषता नहीं है अस्थायी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संप्रभुता की विशेषता में अस्थायी नहीं आता है। संप्रभुता की विशेषता में हॉब्स ने निम्न को शामिल किया है: सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीम, अदेय, अविभाज्य, निरंकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? आम विधि, या संवैधानिक विधि, या साधारण विधि, या लोक विधि। तो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है संवैधानिक विधि को। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में है जेम्स ब्राइस, ए.एल. लीवेल, या जॉन सीले, या ए.वी. डायसी। तो जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये कथन है जॉन सीले का। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, उपरोक्त कथन सीले का है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ है लोग तथा क्रेसिया का अर्थ है शासन से। अतः लोकतंत्र या जनतंत्र का आशय लोगों के शासन से है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है: मार्क्सवाद के रूप में, या उदारवाद के रूप में, या अराजकतावाद के रूप में, या फांसीवाद के रूप में। तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, उनके मित्र एंगेल्स। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? ऑप्शन है प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु, या ऑस्टिन। तो नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा अरस्तु ने। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने गुलामों को बाहर रखा। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? ऑप्शन है सत्याग्रह, सी है स्वराज, बी है अहिंसा, या सर्वोदय। तो गांधी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है, ये बात करते हैं गांधी जी सर्वोदय में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान, या संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन है। भारतीय संविधान में राज्य सरकार एवं केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैटिन शब्द मैंडेमस या परमादेश का अर्थ है सशरीर प्रस्तुतिकरण, अधीनस्थ न्यायालय में वाद को हटाना, प्राधिकारी को चुनौती देना, या हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है
जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के राज्य आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल है 6 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? उच्चतम न्यायालय, मार्शल कोर्ट, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय। तो अंतिम व सर्वोच्च न्यायिक अदालत है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सबसे उच्च एवं अंतिम न्यायिक अदालत उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार या अमेरिका संघीय सरकार या फ्रांस एकात्मक सरकार या कनाडा एकात्मक सरकार। तो सब आसानी से इसमें समझा जाने वाला ऑप्शन है कनाडा, क्योंकि कनाडा की संघीय प्रणाली के से भारतीय प्रेरणा लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माता जो है वो कनाडा की संघीय प्रणाली से प्रेरणा लेते हैं। तो कनाडा कभी भी एकात्मक हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कनाडा में एकात्मक सरकार गठन नहीं होता है, बल्कि संघीय सरकार का गठन होता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय सरकार गठन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय सरकार गठन होता है। फ्रांस में एकात्मक सरकार का गठन होता है। तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? लॉर्ड चांसलर, राष्ट्रपति या स्पीकर या प्रधानमंत्री। तो अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5। तो अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है ऑप्शन बी ए अनुच्छेद 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है, लेकिन उनकी योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग या सरकारी आयोग। तो केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने। अब अन्य प्रमुख आयोग हैं जो केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किए हुए हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले थे राजमन्नार समिति। ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाई गई थी 1969। दूसरी प्रमुख कमेटी या कमीशन था जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए गठित किया गया था, वह है प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1969। थर्ड है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। फोर्थ है पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम। पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम 1977। फिफ्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग 1983। सिक्स है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2007।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो है गालिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो न तो गालिस्ट पार्टी है न साम्यवादी पार्टी, बल्कि सही ऑप्शन है रेडिकल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई हथियार नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? सुरक्षा पे, राष्ट्रवाद पे, शक्ति का संतुलन पे या निशस्त्रीकरण पे? तो यदि कोई हथियार नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा संबंधित है डिसर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण से। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए है 1947, सी है 1949, बी है 1948, डी है 1950। तो वर्ष 1950 में सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किया गया था। ये भी किया गया था कोरिया संकट के समय। कहाँ किया गया था? कोरिया संकट के समय। कोरिया संकट के समय UN महासभा द्वारा किया गया था। UN महासभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? वर्ष 2018 में या 2016 में या 15 में या 17 में? तो चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था वर्ष 2016। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ने 2016 को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया था। भारत ने 2016 में चीन से मनमुटाव को दूर करने के लिए चीन भ्रमण वर्ष घोषित किया था, क्योंकि 2016 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? बीजिंग में, माले में, नई दिल्ली में या कोलंबो में? तो 7वां गुट निरपेक्ष बैठक जो आयोजित हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में 1983 में नई दिल्ली में। एक्सप्लेनेशन देखिए। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित था। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1983 ईस्वी में बगदाद में आयोजित होने वाला था, लेकिन ईरान व इराक के मध्य युद्ध के कारण यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रभावी रूप से समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का गठन कब हुआ था? वर्ष 1964 में या 66 में या 65 में या 67 में? तो आसियान का गठन हुआ था ऑप्शन डी 1967 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एवं फिलीपींस थे। वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल हैं। आसियान की सर्वोच्च नीति निर्मात्री निकाय मंत्री स्तरीय बैठक है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और चक्रीय रूप में वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1997, बी है 1998, सी 1999, डी है 2000। तो रूस ने घोषणा की थी कि वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। ये घोषणा हुई थी 1997 में। 1997 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रूस ने सन 1997 ईस्वी में घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। कोई अंतर संबंध नहीं है बंद प्रणाली का या अनुकूल प्रणाली का या खुली प्रणाली का या परिवर्तनीय प्रणाली का। तो प्रबंधन की प्रणाली जो पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है वो है बंद प्रणाली का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रबंधन की बंद प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं बनाता है। पर्यावरण के साथ संबंध बनाने वाली प्रणाली खुली प्रणाली, अनुकूल प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली यो में से एक है या परिवर्तनीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इनमें से या इनमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? रणनीति शामिल नहीं है, या समर्थन शामिल नहीं है, या संरचना शामिल नहीं है, या व्यवस्था नहीं शामिल है। तो वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, जिसमें समर्थन को शामिल नहीं किया है। समर्थन को शामिल नहीं किया है। तो शामिल किसको किया है? रणनीति को किया है,
संरचना को किया है और व्यवस्था को किया है। आइए अब हम लोग देखते हैं वाटसन के 7S में सम्मिलित क्या है। 7S में, तो वाटसन के 7S में सम्मिलित है स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रेटजी, स्टाफ, स्किल, स्टाइल, फिर लास्ट है शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड वैल्यूज। ये 7S हैं जो वाटसन के संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है महाबीयूपी, महाबीयूपी। यानी सबसे पहले महाराष्ट्र में, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना हो रही। महाराष्ट्र में 1971 में स्थापना कर दी गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में लोकायुक्त अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त पद के गठन की सर्वप्रथम अनुशंसा 1966 में गठित मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। वर्ष 1971 में लोकायुक्त पद की सर्वप्रथम स्थापना करने वाले प्रथम राज्य महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेज, लिखने की मेज, या पित्त या निगम या उत्तरदायित्व। ये कुछ गलत दिया हुआ है। तो नौकरशाही शब्द का फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया, जिसका अर्थ है मेज या लिखने की मेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया, जिसका अर्थ मेज या लिखने की मेज है। 1746 ईस्वी में नौकरशाही शब्द की शुरुआत विंसेंट डी गार्नी ने किया था। विंसेंट डी गार्नी के अनुसार फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जिसे हमें तबाह कर रही है। यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है नियुक्ति या विमुक्ति प्रणाली, या परीक्षा प्रणाली, या पूर्व अनुभवों के अभिलेख, या योग्यता का प्रमाण पत्र। तो नियुक्ति अधिकारी जो है वो नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? ऑप्शन है पदोन्नति, या प्रशिक्षण, या पदावनति, या स्थानांतरण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पदोन्नति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पदोन्नति से कर्मचारियों को नौकरियों में दिलचस्पी रहती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। कर्मचारी की जब नियुक्ति की जाती है तत्पश्चात कुछ वर्षों के बाद उसके पद में पदोन्नति कर दी जाती है, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? अलेक्स एफ आर्बर्न, या विलियम गार्डन, या एंड्रे डेलबैग एवं एंड्रयू वान डिवेन, या डी ऑप्शन हर्बर्ट साइमन। तो निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था अलेक्स एफ आर्बर्न। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास अलेक्स एफ आर्बर्न ने की। निर्णय निर्माण में दिमाग की स्थिति के बारे में पता चलता है, मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे किसी काम को करता है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है? 2, 4, 3 या 5? तो प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन जो है बी जो है वो सही हो जाए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। भारत में प्रशासनिक सुधार में आवश्यकता को देखते हुए अलग से एक विभाग, प्रशासनिक विभाग का निर्माण किया, जिसमें 3 चरण
को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। जैकोबिनवाद और ब्लांकीवाद के नाम से प्रसिद्ध रूसों ने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसों के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। रूसों की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो ये कहा गया है मनुस्मृति में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरेनस, इंपीरियम, सोवियन या सोवियस। तो संप्रभुता शब्द का मूल शब्द है सुपरेनस। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संप्रभुता का मूल शब्द सुपरेनस है। संप्रभुता का जनक बोंदा को माना जाता है। बोंदा के शब्दों में संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक जॉन बोंदा ने 1756 ईस्वी में अपनी कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे कहा जाएगा जन संप्रभुता या वास्तविक संप्रभु या संप्रभुता या विधिक संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता। तो राज्य की शक्ति जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे कहा जाएगा विधिक संप्रभु। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी पर लागू होता है? ऑप्शन है पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या ऐतिहासिक कानून। तो जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सभी पर लागू होता है इसको कहा जाता है राष्ट्रीय कानून। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है पॉल जेनेट ने। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु को, लाक को, प्लेटो को या जेम्स मिल को। तो पहला स्वप्नलोकी थिंकर माना जाता है प्लेटो। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में माना जाता है? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया या रूसो। तो क्रांतिकारी पथ के मसीहा के रूप में माना जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुक्रनीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की पुस्तक है जिसमें 15 अधिकरण, 150 अधिकरण व 100 प्रकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21। ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो है भारत में उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। तो मंत्रिमंडल का जो नेता होता है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की 4 श्रेणियां होती: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड चांसलर, महान्यायवादी, स्पीकर या प्रधानमंत्री। तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता जो है वो लॉर्ड चांसलर करते हैं। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो सीनेट जो है वो अमेरिका का उच्च सदन है। जैसे भारत में उच्च सदन राज्यसभा है वैसे अमेरिका में उच्च सदन जो है वो सीनेट है और सीनेट की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप में कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम
रूप से कौन प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 48। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो 39 है वो प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? अमेरिका, चीन, भारत या इंग्लैंड? तो एकल दल प्रणाली के लिए उदाहरण है जो है वो चीन है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पूरे ब्यूरो है, उसी के तहत पूरे देश में शासन किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन व्यवस्था में संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? युद्ध है, शांति है, सहबंध है या तटस्थीकरण है? तो शक्ति संतुलन में संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन जो है वो है सहबंध। सहबंध जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामूहिक सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे अधिक व्यवस्थित है? शक्तियों का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून या निशस्त्रीकरण? तो सामूहिक सुरक्षा में अधिक व्यवस्थित है शक्ति संतुलन, शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? ऑप्शन है नाकाबंदी, विदेशी सहायता, कूटनीति या प्रचार प्रसार? तो प्रचार प्रसार जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की? डेविड स्टर्न ने, हेरोल्ड लासवेल ने, चार्ल्स मेरियम ने? तो ऑप्शन बी जो है चार्ल्स मेरियम वो सही हो जाएगा। इस तरह आज की वीडियो में मैं सिर्फ 65 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 65 के आगे के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।